नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। एक ऐसी शक्ति जो एक पल में पूरा शहर मिट्टी में मिला सकती है, ये है न्यूक्लियर बम की ताकत। हिरोशिमा और नागासाकी के दर्दनाक हादसों ने दुनिया को दिखाया कि ये हथियार कितना खतरनाक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा न्यूक्लियर बम बनता कैसे है? इसके पीछे कौन सी साइंस, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स काम करती है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ये सब सिंपल भाषा में समझाएंगे। न्यूक्लियर बम एक ऐसा वेपन है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस यानी फिशन या फ्यूजन से अपनी तबाही की ताकत पैदा करता है। इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है जो एक चेन रिएक्शन के जरिए इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं कि पूरा शहर तबाह हो सकता है। ये बम बनाने के लिए न सिर्फ साइंस चाहिए बल्कि बड़े लेवल की इंजीनियरिंग और रिसोर्सेज भी जरूरी हैं। इस वीडियो का मकसद है आपको बताना कि न्यूक्लियर बम कैसे काम करता है, इसका इतिहास क्या है और इसका दुनिया पर क्या असर है। हम ये भी देखेंगे कि ये हथियार क्यों इतना कंट्रोवर्शियल है और इसके खिलाफ इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे चेरनोबिल जैसे न्यूक्लियर हादसों की, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के खर्चों की और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लेटेस्ट अपडेट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को, जिसमें हम एक ऐसे वेपन के राज खोलेंगे जो इंसानियत के लिए एक साथ मार्वल भी है और श्राप भी। न्यूक्लियर बम की कहानी शुरू होती है 1938 में, जब जर्मन साइंटिस्ट्स ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने न्यूक्लियर फिशन का डिस्कवरी किया। उन्होंने देखा कि यूरेनियम का एटम जब न्यूट्रॉन से टकराता है तो वो दो छोटे एटम्स में टूट जाता है और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इस डिस्कवरी को ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट लिसे माइटनर और उनके भतीजे ऑटो फ्रिश ने थियोरेटिकली समझा और इस प्रोसेस को फिशन नाम दिया। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था क्योंकि इसने एक नए तरह के वीपन की संभावना खोल दी। उस वक्त वर्ल्ड वॉर II शुरू होने वाला था और साइंटिस्ट्स को डर था कि नाजी जर्मनी इस टेक्नोलॉजी का यूज करके एक खतरनाक बम बना सकता है। इसलिए ऑल्बर्ट आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट्स ने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को 1939 में एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर वीपन के पोटेंशियल और खतरे की बात की। इस खत ने अमेरिका को जगाया और उन्होंने 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया, जो एक टॉप सीक्रेट मिशन था जिसका मकसद था दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम बनाना। इस प्रोजेक्ट में दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स शामिल थे, जैसे एनरिको फेर्मी, जिन्होंने शिकागो में 1942 में दुनिया का पहला कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अचीव किया। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने लॉस एल्मोस, न्यू मैक्सिको में लैबोरेटरी को लीड किया, जहां बम का डिज़ाइन और डेवलपमेंट हुआ। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसमें हज़ारों लोग काम कर रहे थे और इसकी कॉस्ट उस वक्त की $2 बिलियन थी, जो आज के हिसाब से लगभग $30 बिलियन है। 16 जुलाई 1945 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का पहला टेस्ट, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है, न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में किया गया। इस टेस्ट में एक प्लूटोनियम बम का धमाका हुआ जिसका यील्ड था 20,000 टन्स TNT के बराबर। ये टेस्ट देखकर ओपेनहाइमर ने कहा, "आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स", जो एक हिंदू स्क्रिप्चर से लिया गया था। इसके कुछ ही हफ्ते बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम बम गिराया और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन नाम का प्लूटोनियम बम। इन धमाकों से लगभग 140,000 लोग हिरोशिमा में और 74,000 लोग नागासाकी में मरे और जापान ने सरेंडर कर दिया, जिससे वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ। लेकिन ये बम्स सिर्फ तबाही नहीं लाए, बल्कि दुनिया में न्यूक्लियर आर्म्स रेस की शुरुआत भी की, जिसमें कंट्रीज एक दूसरे से आगे निकलने लगे। न्यूक्लियर बम के पीछे का साइंस समझने के लिए पहले हमें एटम की स्ट्रक्चर जाननी होगी। हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं।
न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। यूरेनियम जैसे हैवी एलिमेंट्स में न्यूक्लियस बड़ा और अनस्टेबल होता है। न्यूक्लियर फिशन में जब यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का एटम एक न्यूट्रॉन से टकराता है तो वो दो छोटे एटम्स में टूट जाता है और इसमें 2 या 3 और न्यूट्रॉन्स और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये न्यूट्रॉन्स फिर दूसरे एटम्स से टकराते हैं और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जैसे एक पटाखा दूसरे पटाखे को जलाता है। ये चेन रिएक्शन इतनी तेज़ी से होती है कि 1 सेकंड के बिलियंथ पार्ट में पूरा बम डेटोनेट हो जाता है। इस एनर्जी को समझने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन का फॉर्मूला E=mc2 काफ़ी मदद करता है। इसमें E मतलब एनर्जी, M मतलब मास और C मतलब लाइट की स्पीड। ये फॉर्मूला बताता है कि थोड़ी सी मास भी बहुत ज़्यादा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियर बम में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मास का एनर्जी में बदलता है, लेकिन ये एनर्जी इतनी होती है कि पूरा शहर तबाह हो सकता है। अब बात करते हैं आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप होते हैं जिनके प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग। यूरेनियम के 2 मेन आइसोटॉप्स हैं। यूरेनियम 238 जिसमें 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं और यूरेनियम 235 जिसमें 143 न्यूट्रॉन्स होते हैं। सिर्फ यूरेनियम 235 फिसाइल है, मतलब ये चेन रिएक्शन सस्टेन कर सकता है। नेचुरल यूरेनियम में सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 होता है, इसलिए इसे एनरिच करके 90% तक प्योर किया जाता है वीपन्स ग्रेड बनाने के लिए। प्लूटोनियम 239 भी फिसाइल है और इसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम 238 को न्यूट्रॉन्स से बॉम्बार्ड करके बनाया जाता है। यूरेनियम एक्सट्रैक्शन के लिए जमीन से यूरेनियम ओर निकाली जाती है, जिसे ड्रिल्स और रिमोटली ऑपरेटेड बुलडोजर्स से कलेक्ट किया जाता है। फिर ओर को प्रोसेस करके यूरेनियम अलग किया जाता है और सेंट्रीफ्यूज मशीन्स में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को तेजी से घुमाकर यूरेनियम 235 को सेपरेट किया जाता है। ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली है और इसलिए सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी है। न्यूक्लियर बम्स के 3 मुख्य प्रकार होते हैं और हर एक का मैकेनिज्म अलग होता है। सबसे पहले हैं फिशन बम्स, जो न्यूक्लियर बम्स का बेसिक टाइप हैं। फिशन बम्स में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का यूज होता है और ये चेन रिएक्शन के जरिए एनर्जी रिलीज करते हैं। फिशन बम्स के 2 डिज़ाइंस होते हैं, गन टाइप और इम्प्लोजन टाइप। गन टाइप डिज़ाइन, जैसा कि हिरोशिमा के लिटिल बॉय में था, एक सिंपल मैकेनिज्म है जिसमें एक सबक्रिटिकल यूरेनियम पीस को दूसरे पीस पर तेजी से फायर किया जाता है, जिससे दोनों के एक साथ आने से क्रिटिकल मास बन जाती है और चेन रिएक्शन शुरू होती है। ये डिज़ाइन सिंपल था, लेकिन इसमें सिर्फ यूरेनियम का यूज होता था और ये लेस एफिशिएंट था। दूसरा है इम्प्लोजन टाइप डिज़ाइन, जैसा कि नागासाकी के फैट मैन में था। इसमें प्लूटोनियम 239 का एक स्फेरिकल कोर होता है जिसे हाई एक्सप्लोसिव्स के जरिए कंप्रेस किया जाता है। ये कंप्रेशन कोर को सुपर क्रिटिकल डेंस बनाता है, जिससे चेन रिएक्शन शुरू होती है। ये डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन प्लूटोनियम का यूज़ कर सकता है और ज़्यादा एफिशिएंट होता है। दूसरा प्रकार है फ्यूजन बम्स, जिसे हाइड्रोजन बम्स या थर्मोन्यूक्लियर वीपन्स भी कहते हैं। ये बम्स फिशन बम से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि ये फ्यूजन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। फ्यूजन में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जैसे लाइट आइसोटोप्स एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में फ्यूज होते हैं और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन रिएक्शन शुरू करने के लिए एक फिशन बम का यूज़ ट्रिगर के रूप में होता है, जो हाई टेम्परेचर्स पैदा करता है। एक हाइड्रोजन बम फिशन बम से हज़ारों गुना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तीसरा प्रकार है बूस्टेड फिशन बम्स, जो फिशन और फ्यूजन का मिक्स होते हैं। इसमें थोड़ी सी फ्यूजन फ्यूल जैसे ड्यूटेरियम को फिशन कोर में ऐड किया जाता है, जिससे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और फिशन रिएक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आज के मॉडर्न न्यूक्लियर आर्सेनल्स में ज़्यादातर थर्मोन्यूक्लियर वीपन्स होते हैं,
जो छोटे साइज में भी मेगाटन रेंज में यील्ड दे सकते हैं। इन सभी डिज़ाइंस के पीछे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट्स का हाथ था, जिन्होंने ट्रिनिटी टेस्ट में इम्प्लोजन डिज़ाइन का पहला टेस्ट किया। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि इसका गलत इस्तेमाल दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। नोट: ये इंफॉर्मेशन सिर्फ नॉलेज के लिए है और इसका कोई भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर बम बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव प्रोसेस है, जो सिर्फ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज के साथ संभव है। सबसे पहले चाहिए होता है फिसाइल मटेरियल, यानी यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए नेचुरल यूरेनियम 235 को 0.7% से बढ़ाकर 90% तक प्योर किया जाता है। ये काम गैस सेंट्रीफ्यूजेस के जरिए होता है, जिसमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को तेजी से घुमाया जाता है ताकि लाइटर यूरेनियम 235 हैवियर यूरेनियम 238 से अलग हो जाए। प्लूटोनियम के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम 238 को न्यूट्रॉन्स से बॉम्बार्ड करके प्लूटोनियम 239 बनाया जाता है और फिर केमिकल प्रोसेसेस से अलग किया जाता है। ये दोनों प्रोसेसेस इतने मुश्किल हैं कि इन्हें छुपाना आसान नहीं और इसमें बड़े इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ चाहिए। इसके बाद बम का कोर डिज़ाइन किया जाता है। इम्प्लोजन टाइप बम्स में फिसाइल मटेरियल को स्फेरिकल शेप में रखा जाता है, जिसे पिट कहते हैं। ये शेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे यूनिफॉर्म कंप्रेशन मिलती है, जो चेन रिएक्शन के लिए ज़रूरी है। न्यूट्रॉन इनिशिएटर एक छोटा सा डिवाइस होता है जो चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है। पहले के बम्स में पोलोनियम और बेरिलियम का कॉम्बिनेशन यूज होता था, जिसमें पोलोनियम के अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम से टकराते थे और न्यूट्रॉन्स निकलते थे। एक्सप्लोसिव लेंसेज हाई एक्सप्लोसिव्स के स्पेशली शेप्ड चार्जेस होते हैं, जो कोर को यूनिफॉर्मली कंप्रेस करते हैं। इन्हें एक साथ डेटोनेट किया जाता है ताकि कोर का शेप परफेक्ट रहे। आर्मिंग और ट्रिगरिंग मैकेनिज्म बम को इंश्योर करता है कि ये सिर्फ सही कंडीशंस में ही डेटोनेट हो, जैसे स्पेसिफिक एल्टीट्यूड पर या इम्पैक्ट पर। इसमें सेफ्टी डिवाइसेस, सेंसर्स और टाइमर्स का यूज होता है। आखिर में डिलीवरी सिस्टम का रोल आता है। न्यूक्लियर बम्स को स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स (ICBMs), सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स (SLBMs) या हत्ता कि आर्टिलरी शेल्स के जरिए टारगेट तक पहुंचाया जा सकता है। ये सारा प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें किसी भी छोटी सी गलती से पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, और इसलिए ये सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास है। लिटिल बॉय एक गन टाइप फिशन बम था, जिसका वेट था लगभग 4400 kg, लेंथ 3 मीटर्स और डायमीटर 71 cm। इस बम को हिरोशिमा पर गिराया गया था और इसका डिज़ाइन सिंपल था लेकिन इफ़ेक्टिव। इसके मेन कंपोनेंट्स में शामिल थे इलेक्ट्रिक गन प्राइमर्स, जो कॉर्डाइट चार्ज को इग्नाइट करते थे। कॉर्डाइट चार्ज, जो 907 ग्राम्स का था, यूरेनियम प्रोजेक्टाइल को फायर करने के लिए यूज होता था। टंगस्टन कार्बाइड डिस्क प्रोजेक्टाइल को सपोर्ट करता था ताकि वो सही डायरेक्शन में जाए। यूरेनियम 235 का कोर 2 पार्ट्स में था, एक प्रोजेक्टाइल और एक टारगेट रिंग, जिनका टोटल वेट था 64 kg। लेकिन सिर्फ 1 kg यूरेनियम ने ही फिशन रिएक्शन किया। स्मूथ बोर गन बैरल, जो 1.8 मीटर्स लंबा था, प्रोजेक्टाइल को टारगेट तक ले जाता था। इम्पैक्ट एब्जॉर्बिंग एनविल और टंगस्टन कार्बाइड प्लग कोलिजन के शॉक को एब्जॉर्ब करते थे ताकि कोर का शेप इंटैक्ट रहे। पोलोनियम इनिशिएटर्स चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए न्यूट्रॉन्स रिलीज करते थे जब प्रोजेक्टाइल टारगेट से टकराता था। आर्मिंग और फ्यूजिंग इक्विपमेंट में बैरोमेट्रिक सेंसर्स और रडार एल्टीमीटर्स शामिल थे, जो बम को एनश्योर करते थे कि वो 580 मीटर्स की हाइट पर एयरबर्स्ट डेटोनेशन के लिए एक्सप्लोड हो। ये एयरबर्स्ट डिज़ाइन इसलिए चुना गया क्योंकि इससे ब्लास्ट वेव और थर्मल रेडिएशन का इफेक्ट मैक्सिमम होता है। इस बम के डिज़ाइन में सिंप्लिसिटी के बावजूद इसकी इंजीनियरिंग इतनी प्रिसाइज थी कि ये एक शहर को तबाह कर सका।
इसके मुकाबले में फैट मैन का इम्प्लोजन डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन ये प्लूटोनियम के लिए ज़्यादा सूटेबल था और मॉडर्न बम्स के लिए स्टैंडर्ड बना। गन टाइप डिज़ाइंस आजकल यूज़ नहीं होते क्योंकि वो लेस एफिशिएंट और बल्कि होते हैं। लिटिल बॉय बम का डिप्लॉयमेंट और डेटोनेशन सीक्वेंस बहुत केयरफुली प्लान्ड था ताकि ये मैक्सिमम डैमेज कर सके। सबसे पहले बम को B-29 एनोला गे बॉम्बर एयरक्राफ्ट से ड्रॉप करने से पहले आर्मिंग प्लग्स निकाले जाते थे जो बम को सेफ रखते थे। जब बम ड्रॉप होता था तो ये इंटरनल बैटरी से पावर लेता था और एक टाइमर स्टार्ट हो जाता था जो सीक्वेंस को कंट्रोल करता था। जब बम 2000 मीटर्स की एल्टीट्यूड पर पहुंचता था तो बैरोमीटर सेंसर्स एक सर्किट को क्लोज करते थे जो बम को एक्टिवेट करता था। इसके बाद रडार एल्टीमीटर्स 580 मीटर्स की हाइट कंफर्म करते थे और फायरिंग स्विच एक्टिवेट होता था। ये स्विच इलेक्ट्रिक गन प्राइमर्स को फायर करता था जो कॉर्डाइट चार्ज को इग्नाइट करते थे। कॉर्डाइट चार्ज के जलने से यूरेनियम प्रोजेक्टाइल तेजी से गन बैरल के अंदर टारगेट रिंग की तरफ जाता था। जब प्रोजेक्टाइल टारगेट से टकराता था तो पोलोनियम इनिशिएटर्स न्यूट्रॉन्स रिलीज करते थे और चेन रिएक्शन शुरू हो जाती थी। ये चेन रिएक्शन माइक्रोसेकेंड्स में कंप्लीट होती थी और बम एक मैसिव न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के साथ डेटोनेट होता था। ये सीक्वेंस इतना प्रिसाइज था कि बम एग्जैक्टली उसी हाइट पर एक्सप्लोड हुआ जहां से मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन पॉसिबल था। इस एयरबर्स्ट डेटोनेशन से ब्लास्ट वेव और थर्मल रेडिएशन का एरिया इफेक्ट इतना बड़ा था कि हिरोशिमा का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। आज के मॉडर्न न्यूक्लियर वीपन्स में डिलीवरी सिस्टम्स और भी एडवांस्ड हैं, जैसे ICBMs जो मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सकते हैं और SLBMs जो सबमरीन से लॉन्च होते हैं जिससे उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन न्यूक्लियर बम का दिल है क्योंकि यही वो प्रोसेस है जो इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर को पैदा करता है। जब एक यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का एटम एक न्यूट्रॉन से टकराता है तो वो एटम दो छोटे एटम्स में टूट जाता है और इस प्रोसेस में 2 से 4 न्यूट्रॉन्स और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये न्यूट्रॉन्स फिर दूसरे फिसाइल एटम्स से टकराते हैं और उन्हें भी टूटने के लिए ट्रिगर करते हैं। अगर ये प्रोसेस अनकंट्रोल्ड हो तो ये एक चेन रिएक्शन बन जाती है जिसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद एक्सपोनेंशियली बढ़ती है और सेकंड्स के बिलियंथ पार्ट में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। न्यूक्लियर बम में ये चेन रिएक्शन को अचीव करने के लिए फिसाइल मटेरियल को क्रिटिकल मास तक लाना ज़रूरी है। क्रिटिकल मास वो क्वांटिटी होती है जिसमें न्यूट्रॉन्स के एस्केप करने की प्रोबेबिलिटी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स दूसरे एटम्स को फिशन के लिए ट्रिगर करें। इसके लिए बम डिज़ाइन में या तो फिसाइल मटेरियल को तेज़ी से एक साथ जोड़ा जाता है जैसे गन टाइप में, या फिर कोर को कंप्रेस किया जाता है जैसे इम्प्लोजन टाइप में। ये सुपर क्रिटिकलिटी के कॉन्सेप्ट पर काम करता है जहां न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कौन होता है। न्यूक्लियर बम में रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि 1 ग्राम यूरेनियम 235 के फिशन से भी थाउजेंड्स ऑफ टन्स TNT के बराबर एनर्जी रिलीज हो सकती है। इस प्रोसेस की वजह से न्यूक्लियर बम्स कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव से लाखों गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इसलिए इनका इम्पैक्ट इतना डेवेस्टेटिंग होता है। दुनिया में आज 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वीपन्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। जनवरी 2025 के अनुमानों के मुताबिक इनके पास टोटल 12,441 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिसमें से 9,614 मिलिट्री स्टॉकपाइल्स में हैं और 3,904 डिप्लॉयड हैं, यानी मिसाइल्स या बॉम्बर्स पर रेडी। रशिया के पास 5,580 वॉरहेड्स हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्सेनल है, और यूनाइटेड स्टेट्स के पास 5,044 हैं। ये दोनों कंट्रीज मिलकर दुनिया के 87% न्यूक्लियर वीपन्स के मालिक हैं।
बाकी कंट्रीज के पास कंपैरेटिवली कम वॉरहेड्स हैं, जैसे चाइना के पास 500, इंडिया और पाकिस्तान के पास 150 से 170 ईच और नॉर्थ कोरिया के पास 30 से 50। इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफिशियली अनडिक्लेयर्ड है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनके पास 80 से 100 वॉरहेड्स हो सकते हैं। ये न्यूक्लियर आर्सेनल्स न सिर्फ कंट्रीज के मिलिट्री पावर को दिखाते हैं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बड़ा फैक्टर भी हैं। एक तरफ दुनिया शांति की बात करती है और दूसरी तरफ ये कंट्रीज अपने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स को मेंटेन और अपग्रेड करते हैं। ये एक ऐसा हाइपोक्रेसी है जो दुनिया के जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। न्यूक्लियर वीपन्स के इतने बड़े स्टॉकपाइल का खतरा ये है कि अगर कोई गलती से भी ये यूज हुए तो दुनिया का नुकसान अंदाजा पाना मुश्किल है। इसलिए इंटरनेशनल ट्रीटीज और डिप्लोमेसी इस खतरे को कम करने के लिए जरूरी हैं। न्यूक्लियर बम का धमाका सिर्फ एक इंस्टेंट का नहीं होता, इसके इफेक्ट्स पीढ़ियों तक चलते हैं। सबसे पहले होता है ब्लास्ट वेव, जो एक पावरफुल शॉक वेव होती है। ये वेव बिल्डिंग्स को गिरा सकती है और लोगों को फाड़ता है। हिरोशिमा के 15 केटी बम ने 8 psi प्रेशर पर वुडन और ब्रिक स्ट्रक्चर्स को तबाह किया। दूसरा है थर्मल रेडिएशन, जो 35 से 45% बम की एनर्जी का हिस्सा होती है। ये रेडिएशन इतनी इंटेंस होती है कि ये सीवियर बर्न्स और फायर्स का कारण बनता है। एक 1 मेगाटन बम 19 किलोमीटर तक फर्स्ट डिग्री बर्न्स दे सकता है। तीसरा है न्यूक्लियर फॉलआउट, जिसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में स्प्रेड हो जाते हैं। ये पार्टिकल्स जमीन पर गिरते हैं और रेडिएशन सिकनेस का कारण बनते हैं, जिसमें वॉमिटिंग, हेयर लॉस और इंटरनल ब्लीडिंग जैसे सिम्पटम्स होते हैं। चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP, जो हाई एल्टीट्यूड डेटोनेशन से होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में कैंसर और जेनेटिक डैमेज शामिल हैं। हिरोशिमा और नागासाकी के सर्वाइवर्स, जिन्हें हिबाकुशा कहते हैं, में ल्यूकेमिया और दूसरे कैंसर्स के केसेस 4 से 5 टाइम्स ज्यादा थे। एक और खतरा है न्यूक्लियर विंटर, जहां न्यूक्लियर ब्लास्ट से उठने वाले धुएं और धूल सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल कूलिंग और क्रॉप फेलियर्स हो सकते हैं। एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के जोन्स को समझने के लिए हम इसे 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। सेंट्रल ब्लास्ट जोन, जहां फायरबॉल सब कुछ जला देता है। सीवियर ब्लास्ट डैमेज जोन, जहां हाई कैजुअल्टीज और बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन होता है। मॉडरेट ब्लास्ट जोन, जहां रेडिएशन बर्न्स और लेस सीवियर डैमेज होता है। और लाइट डैमेज जोन, जहां फायर्स, रेडिएशन एक्सपोजर और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। एक न्यूक्लियर बम सिर्फ लोगों को नहीं मारता, बल्कि पीढ़ियों तक जिंदा लोगों को स्लो पॉइजन देता है और एनवायरनमेंट को भी बर्बाद करता है। न्यूक्लियर वीपन्स के खतरे को कम करने के लिए दुनिया भर में कई इंटरनेशनल ट्रीटीज और ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। सबसे पहले है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT, जो 1970 में इफेक्टिव हुआ। ये ट्रीटी न्यूक्लियर वीपन्स के स्प्रेड को रोकता है और ये चाहता है कि न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज अपने आर्सेनल्स को कम करें, जबकि नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज न्यूक्लियर वीपन्स न बनाएं। 191 कंट्रीज इस ट्रीटी के सिग्नेटरी हैं, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया इसमें शामिल नहीं हैं। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT, जो न्यूक्लियर टेस्ट्स पर बैन लगाता है, लेकिन अभी तक फुली इफेक्टिव नहीं हुआ क्योंकि कुछ कंट्रीज ने इसे रैटिफाई नहीं किया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA न्यूक्लियर एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है ताकि पीसफुल यूज हो। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स TPNW, जो 2017 में अडॉप्ट हुआ, न्यूक्लियर वीपन्स को कंप्लीटली बैन करता है, लेकिन मेजर न्यूक्लियर पावर्स इसमें शामिल नहीं हैं। पेपर पर सब लिखा होता है, लेकिन हकीकत में सब अपना काम छुपके करते हैं। जैसे सबको शांति चाहिए, पर तलवार सबने छुपा कर रखी है। न्यूक्लियर बम्स आज भी जियोपॉलिटिक्स में बड़ा रोल प्ले करते हैं।
नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के जरिए दुनिया को धमकी देता है, जिससे टेंशन्स बढ़ते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच बॉर्डर टेंशन्स के कारण न्यूक्लियर खतरा बना रहता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के पास 150 से 170 वॉरहेड्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच कोल्ड वॉर के बाद भी टेंशन्स हैं और दोनों के पास थाउजेंड्स ऑफ वॉरहेड्स हैं, भले ही न्यू स्टार्ट ट्रीटी ने कुछ कंट्रोल किया हो। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि वो 60% यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, जो वीपन्स ग्रेड के करीब है। 2025 की लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक IAEA ने कंफर्म किया कि ईरान के पास 25 kg 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जो वन न्यूक्लियर वीपन के लिए काफ़ी हो सकता है अगर वो 90% तक एनरिच करे। इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम एम्बिग्यूअस है, लेकिन माना जाता है कि उनके पास 80 से 100 वॉरहेड्स हैं। क्या न्यूक्लियर बम डेटरेंस या विनाश का सुझाव? एक गलत बटन दबा तो दुनिया बदल जाएगी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ वीपन्स तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और उनके रिस्क्स भी इसमें शामिल हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है चेरनोबिल डिजास्टर, जो 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में हुआ। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर नंबर 4 में एक टेस्टिंग एरर और डिज़ाइन फ्लॉज के कारण मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, जिससे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हवा में फैल गए। इस हादसे में 31 लोग तुरंत मरे और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स से थाउजेंड्स ऑफ लोग कैंसर और रेडिएशन सिकनेस से प्रभावित हुए। चेरनोबिल का 30 किलोमीटर एक्सक्लूजन जोन आज भी रेडियो एक्टिव है और लाखों लोग वहां से डिस्प्लेस हुए। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की कॉस्ट भी बहुत हाई है। एक टिपिकल 1000 MW न्यूक्लियर प्लांट बनाने में 5 से 10 बिलियन डॉलर्स खर्च होते हैं और मेंटेनेंस का सालाना खर्चा हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स हो सकता है। मेंटेनेंस में रिएक्टर कूलिंग, रेडिएशन सेफ्टी और वेस्ट डिस्पोजल शामिल हैं, जो बहुत सावधानी मांगता है। एक प्लांट को हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की टीमें मैनेज करती हैं और IAEA जैसे ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलर इंस्पेक्शंस करते हैं। फिर भी गवर्नमेंट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को क्यों परस्यू करते हैं? इसका जवाब है पावर और डेटरेंस। न्यूक्लियर वीपन्स कंट्रीज को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देते हैं और न्यूक्लियर पावर एनर्जी सिक्योरिटी देता है, लेकिन ये रिस्क्स इतने बड़े हैं कि एक गलती पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 2025 में चर्चा में है, क्योंकि वो 60% यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है और कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो वन न्यूक्लियर वीपन बनाने के करीब हो सकता है। ये सवाल उठता है कि जब न्यूक्लियर वीपन्स दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं, तो कंट्रीज इन्हें क्यों बनाते हैं? जवाब है पॉलिटिकल पावर, डिफेंस और इंटरनेशनल स्टेटस। लेकिन ये रेस दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है। न्यूक्लियर बम एक साइंटिफिक मार्वल है, लेकिन इसका यूज इंसानियत का श्राप भी बन सकता है। ये वीडियो कोई डर स्प्रेड करने के लिए नहीं, बल्कि एक अवेयरनेस है। जितना जानो उतना समझो, ताकत किसके हाथ में है और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। दुनिया के 12,241 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक बड़ा खतरा है और इसलिए इंटरनेशनल ट्रीटीज और अवेयरनेस जरूरी है। हम सबको शांति के लिए काम करना चाहिए ताकि ये वीपन्स कभी यूज ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।